वैज्ञानिकों ने हड़प्पा की एक मुहर पर कुछ अजीब चिन्ह देखे। ये चिन्ह किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक प्राचीन कंप्यूटर कोड हो सकता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता हमसे कहीं अधिक उन्नत थी? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कुछ और है। एक ऐसी सभ्यता जिसने पक्की ईंटों के शहर बसाए, हर गली में ढकी हुई नालियां बिछाईं और दुनिया का पहला सार्वजनिक स्नानघर बनाया, वो अचानक धरती से गायब कैसे हो गई? सोचिए, मोहनजोदड़ो में 4000 साल पुराना जल निकासी का सिस्टम आज के कई भारतीय शहरों से बेहतर था। हर घर का अपना कुआं और स्नानघर था। ईंटें इतनी एक जैसी कि अंतर बस कुछ मिलीमीटर का। लंदन और पेरिस तब दलदल थे। और फिर अपने चरम के बस 150 साल के भीतर पूरी सभ्यता ढह गई। न कोई युद्ध का निशान, न कोई बाढ़ की तबाही, एक धड़कता हुआ साम्राज्य, बस खामोश। कुछ कहते हैं नदी ने रास्ता बदला, कुछ बताते हैं व्यापार ठप हुआ, पर सच शायद इस मिट्टी के नीचे कहीं और ही दफन है। और यहीं वो पहेली शुरू होती है जिसने हर भाषाविद को पागल कर रखा है, इन लोगों की लिपि। जमीन से निकली 4000 से ज्यादा मोहरों पर वही निशान बने हैं, एक गैंडा, एक मछली, एक पहिए जैसी आकृति। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, कुल मिलाकर करीब 400 अलग अलग चिन्ह। वैदिक संस्कृत से जोड़ने की कोशिश हुई, नाकाम। द्रविड़ मूल की थियरी चली, वो भी अटक गई। पर फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। 2 कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक एल्गोरिथम बनाया जो बिना अर्थ जाने सिर्फ पैटर्न ढूंढता है। उन्होंने सिंधु लिपि के हर चिन्ह को एक डिजिटल सीक्वेंस में बदला और मशीन से पूछा, बताओ ये बेतरतीब खरोचे हैं या कोई भाषा? मशीन ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। इस लिपि में एक नियमितता थी, एक एंट्रोपी लेवल जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी जीवित भाषा में होता है। इससे भी आगे बढ़कर जब इस प्रोग्राम ने चिन्हों के बीच की रिश्तों को परखा तो वो हड़बड़ा गया। आधे शब्द एक ही चिन्ह से शुरू होते थे और फिर कुछ खास जोड़ियां बार बार आती थीं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक सनसनीखेज बात सामने आई। ये लिपि शायद चित्रों और ध्वनि का ऐसा मेल है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिला। मिस्र की लिपि में एक चिन्ह होता था, यहाँ एक मछली का निशान। मिस्र में मछली सिर्फ मछली होती थी, पर सिंधु घाटी में वही मछली का निशान शुक्र ग्रह और तारे का भी प्रतीक था। कंप्यूटर ने जो आंकड़े दिए उसके बाद तो पुराने इतिहास के पन्ने ही पलट गए। अब खोज उस दिशा में मुड़ गई है जहां से मेसोपोटामिया के जिगुरातों की आवाज आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये सब महज व्यापारियों की मोहरें हैं, उत्पादों पर लगे ठप्पे जिनका कोई भाषाई मतलब नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा सबूत मिला जिसने इस थ्योरी की जड़ें हिला दी। बात 2400 ईसा पूर्व की है। पुरातत्वविदों को काले रंग के मृदभांड का एक टुकड़ा मिला जिस पर प्रतीकों की एक लंबी कतार खुदी थी। समस्या ये थी कि ये कोई व्यापारिक मोहर नहीं थी, ये किसी घर के द्वार पर लगी मिट्टी की पट्टिका थी। आप इस पर गौर करें, द्वार पर लगाने की चीज पर यदि खुदाई हो तो वो स्थायी संदेश होता है। वो कोई ऐसा बिल नहीं जिसे भेजकर भूल जाएं। ये हमेशा के लिए पत्थर में उकेरा गया वाक्य था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें अक्षरों का क्रम था। अकेला मछली का चिन्ह, फिर तारा, फिर 3 खड़ी रेखाएं और अंत में फिर वही मछली। यदि ये केवल किसी चीज की गिनती होती तो ये इतनी सुनियोजित शैली में क्यों दोहराया गया? ये पैटर्न किसी कविता की तरह, किसी व्याकरण के नियम की तरह दिखता है। जब कंप्यूटर एल्गोरिदम ने इस शिलालेख को स्कैन किया तो उसने कोई यादृच्छिक शोर नहीं पाया। उसने एक संरचित एंट्रोपी पकड़ी जो केवल भाषाओं में होती है। तो जब आप दरवाजे पर लिखावट देखें तो इसे केवल माल का लेबल कहना कितना सही है? सोचिए, वे दरवाजे पर क्या लिखना चाहते थे जो इतना अहम था कि मकान बदलने पर राख में नहीं मिला बल्कि पत्थर में उतारा गया। 2025 की गर्मियों में तमिलनाडु के एक गांव में पुरातत्वविदों को एक ऐसी चीज मिली जो इस पूरी बहस को हिलाकर रख सकती है। वहां नारियल के बागानों के बीच एक प्राचीन टीला था। जब खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी की परतों से मिट्टी के बर्तन निकले और उन बर्तनों पर जो निशान थे वो चौंकाने वाले थे। कुछ चिन्ह बिल्कुल हड़प्पा लिपि से मेल खाते थे, लेकिन साथ में कुछ और प्रतीक भी थे जो सीधे तमिल ब्राह्मी से जुड़ते हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे पुरानी ज्ञात लिपियों में से एक है। ये कोई साधारण बर्तन नहीं था, ये एक मुहर थी, एक स्टाम्प सील, ठीक वैसी ही जैसी हड़प्पा में व्यापार के लिए बनती थी। लेकिन ये हड़प्पा में नहीं मिली, ये सिंधु नदी से 1300 किलोमीटर दूर प्रायद्वीप के अंतिम छोर पर मिली। अब सवाल ये है, क्या ये व्यापार का सबूत है या कुछ और गहरा? शोधकर्ताओं ने देखा कि इस मुहर पर एक विशेष चिन्ह बार बार आता है, हाथी का प्रतीक। हड़प्पा में भी हाथी का चिन्ह मिलता है, लेकिन तमिलनाडु के इस हाथी के नीचे एक अतिरिक्त रेखा है। भाषाविदों के अनुसार ये कोई गलती नहीं बल्कि एक व्याकरणिक चिन्ह हो सकता है जो द्रविड़ भाषाओं में कारक या विभक्ति को दर्शाता है। कंप्यूटर विश्लेषण कहता है कि ये संरचनात्मक समानता इत्तेफाक नहीं हो सकती। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने पास ही एक और टीले की खुदाई शुरू की। वहां से एक ताम्रपत्र मिला जिस पर वही हाथी का चिन्ह था और साथ में कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। एक चिन्ह जो बिल्कुल उस शास्त्रीय नृत्य मुद्रा जैसा दिखता है जिसे दक्षिण के मंदिरों में हम आज भी देखते हैं।
लेकिन वो कहानी बाद में। पहले ये समझिए कि जब ये मुहर बनी थी तब हड़प्पा के लोग अचानक अपने शहर क्यों छोड़ रहे थे, और उनके ठीक बाद किसने प्रवेश किया जिसने हजारों साल पुरानी पूरी सभ्यता का नक्शा बदल दिया। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यहीं से शुरू होती है। जब से ये सभ्यता मिली है तब से एक अजीबोगरीब बहस चली आ रही है। कुछ लोग इसे सीधे एलियन से जोड़कर देखते हैं। अब आप हंसिए मत, सुनिए तो सही। उनकी दलील है कि जो मूर्तियां और मोहरें यहां मिली उनमें ऐसे चेहरे और आकृतियां हैं जो इंसानों से बिल्कुल अलग दिखती हैं। मसलन मोहनजोदड़ो की एक प्रसिद्ध मूर्ति को ही ले लीजिए जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है। उसकी आधी बंद आंखें, सिर पर अनोखा बैंड और दाढ़ी का वो सटीक तरीका। कुछ तथाकथित थ्योरिस्ट इसे देखकर तुरंत चिल्ला पड़े कि ये कोई और दुनिया का प्राणी है। लेकिन सच तो ये है कि ये बेतुकी बहस एक गहरी सच्चाई को छुपा देती है। असली सवाल ये नहीं कि वे एलियन थे या नहीं। असली पहेली तो ये है कि जिस कारीगरी से ये मूर्तियां बनाई गईं वो तकनीक हजारों साल बाद भी बेजोड़ है। उस समय के एक शिल्पकार ने पत्थर पर इंसानी चेहरे के भावों को जिस बारीकी से उकेरा वो देखकर आज के मूर्तिकार भी दांतों तले उंगली दबा लें। और अब जरा सोचिए, जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी तब इन शहरों के नीचे एक ऐसा राज दफन हो रहा था जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को उलट कर रख दिया। और वो राज जो इन शहरों के नीचे दबा था उसने तो पूरी सदी के इतिहासकारों को आपस में लड़ा दिया। 100 साल से ज्यादा वक्त तक हर किताब में यही पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए घुड़सवारी करते हुए और उन्होंने इस पूरी सभ्यता को रौंद डाला। एक खूबसूरत आक्रमण की कहानी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने डीएनए की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो ये कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 2019 में राखीगढ़ी की एक कंकाल पर हुई जीनोमिक स्टडी ने सनसनी मचा दी। उस हड्डी के अंदर कोई हिंसक मोड़ नहीं मिला। मरे हुए आदमी के जीन बता रहे थे कि उसके पूर्वज 12,000 साल से यहीं के थे। कोई बाहरी हमला नहीं, कोई कत्लेआम नहीं। जलवायु बदली, नदियां सूख गईं और लोग चुपचाप खेती की तलाश में गांवों की ओर निकल गए। अब सोचिए, जब हड़प्पा के लोगों और आज के भारतीयों के डीएनए का मिलान हुआ तो मशीन ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। ज्यादातर भारतीयों की नसों में आज भी वही खून दौड़ रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वे आर्य कौन थे, और अगर आक्रमण झूठ है तो संस्कृत कहां से आई? पर यह सवाल तब और गहरा गया जब वैज्ञानिकों ने उपग्रह से ली गई तस्वीरों को देखा। राजस्थान के थार रेगिस्तान के नीचे रेत की सतह के कई मीटर नीचे एक सूखी हुई नदी का विशाल निशान छिपा था। ये कोई छोटी धारा नहीं थी, बल्कि हिमालय से निकलकर अरब सागर तक जाने वाली एक महानदी का भूत था। इसका नाम है घग्घर हकरा, जिसे प्राचीन ग्रंथ सरस्वती कहते हैं। अब सोचिए, इस नदी के किनारे सैकड़ों हड़प्पा बस्तियां बसी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सभ्यता की नींव हिला दी। भूगर्भीय अध्ययनों से पता चला कि करीब 4000 साल पहले एक भयानक जलवायु परिवर्तन शुरू हुआ। मॉनसून कमजोर पड़ने लगा। ये कोई एक साल का अकाल नहीं था, ये सदियों तक चलने वाली एक धीमी आपदा थी। वैज्ञानिकों ने समुद्र की तलछट में आइसोटोप का विश्लेषण करके इस महासूखे की सटीक समय रेखा बनाई। कल्पना करो, जिस नदी पर तुम्हारे पूर्वजों की 7 पीढ़ियां पली, वो साल दर साल पतली होती जाए, फिर एक दिन बस गायब हो जाए। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल ने नदी का पानी चुराकर गंगा की घाटी की ओर मोड़ दिया। यह आपदा इतनी भयावह थी कि इसने पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लिया। अक्कादी साम्राज्य ध्वस्त हुआ, मिस्र की पुरानी सल्तनत बिखर गई। लेकिन हड़प्पा वालों ने सबसे अनोखा काम किया। वे लड़े नहीं, शहरों में चिपके रहने की बजाय उन्होंने सब कुछ समेटा और पूर्व की ओर छोटी नदियों के किनारे बिखर गए। उन्होंने कोई भव्य शिलालेख नहीं छोड़ा, ना ही कोई वीर गाथा लिखी। वे बस खामोशी से बदल गए। लेकिन असली राज तो यह है कि अगर सरस्वती ही मर गई तो इतना बड़ा ज्ञान, उनकी लिपि और उनका संपूर्ण भाषाई ढांचा आखिर कहाँ समा गया? और इस सवाल का जवाब लंबे समय तक जमीन के अंदर दबा पड़ा रहा। बात 2018 की है। उत्तर प्रदेश के सिनौली गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम खुदाई कर रही थी। वहां उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इतिहास की किताबों को उलट कर रख दिया। मिट्टी के नीचे लकड़ी के ताबूत में एक पूरा का पूरा रथ दबा था। लेकिन ये कोई साधारण बैलगाड़ी नहीं थी। इसकी बनावट देखकर वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रथ में ठोस लकड़ी के पहिए थे और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें तांबे की तलवारें और हथियार रखे हुए थे। ये कोई किसान नहीं, बल्कि एक योद्धा की कब्र थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस कब्र के अंदर तांबे का एक कवच भी मिला जो किसी सरदार का रहा होगा। पास ही एक ताबूत और मिला जिसमें स्त्री का कंकाल था और उसके साथ एक बेहद कीमती लकड़ी का डंडा। और फिर मिली तीसरी कब्र जो इस पूरी पहेली की चाबी बन गई। इस कब्र में एक ताबूत के ऊपर 8 मानव आकृतियां उकेरी गई थीं। ये आकृतियां चोटीदार हेयर स्टाइल वाले योद्धाओं की थीं, जिनके हाथों में धनुष बाण थे। ठीक वैसा ही विवरण जैसा वेदों में मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने तारीख निकाली तो सन रह गए। ये रथ आज से 4000 साल पुराना था, यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास का। ठीक वही समय जब हड़प्पा शहर टूट रहे थे
और माना जाता था कि आर्य अभी आए ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ रथ दबा था, धनुष बाण वाले योद्धा थे, तांबे की तलवारें थीं। ये कोई बाहरी आक्रमणकारियों की कहानी नहीं लगती, बल्कि यहीं की किसी उभरती हुई योद्धा संस्कृति की निशानी थी। हड़प्पा का अंत और वैदिक युग की शुरुआत के बीच जो अंधेरी खाई थी, सिनौली का ये रथ उस पर बना पहला पुल था। मानो हड़प्पा के बाशिंदे बदलती नदियों के साथ पूरब की ओर खिसक रहे थे और धीरे धीरे एक नई सभ्यता को जन्म दे रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो अभी बाकी थी। इन कब्रों के अंदर से जो चीज मिली, उसे देखकर तो पुराने सारे सिद्धांत हवा में उड़ गए। ये कब्रें चीख चीख कर एक ऐसी सच्चाई बयान कर रही थीं जिसे हम अनदेखा करते आए थे। और इन्हीं खंडहरों के बीच एक ऐसी आवाज़ भी है जो अब तक खामोश है, लेकिन उसकी गूंज सदियों बाद भी महसूस होती है। वो आवाज़ है इंडस लिपि की। पत्थर की मोहरों पर उकेरे गए चिन्ह, न कोई राजा का शिलालेख, न कोई युद्ध गाथा, बस अजीबोगरीब जानवर, मछली का निशान और एक ऐसी भाषा जिसे पढ़ने वाला आज पूरी दुनिया में कोई नहीं। 1000 से ज्यादा चिन्ह मिल चुके हैं, पर यह नहीं पता कि आखिर लिखा क्या गया था। कोई व्यापारी का हिसाब, कोई प्रार्थना, या बस किसी माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। हर चिन्ह को कंप्यूटर पर एनालाइज किया जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैटर्न ढूंढे गए, हर कोण से कोशिश हुई, लेकिन ये स्क्रिप्ट आज भी सीना ताने खड़ी है, किसी बूढ़े साधु की तरह जो अपना रहस्य पूरी कायनात को मुट्ठी में बंद करके बैठा हो। और अब वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाया है। वो इसे भाषा नहीं बल्कि नक्षत्रों और खगोल शास्त्र का कोड मानकर पढ़ने लगे हैं। अगर ये कोड टूट जाता है तो हम अपने पूर्वजों की आवाज़ उन्हीं के शब्दों में सुन पाएंगे। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट का डिकोड होना नहीं होगा, बल्कि 5000 साल पुरानी खामोशी का आखिरकार बोल उठना होगा। और तब हम ये जान पाएंगे कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में जंगल काटे जा रहे थे, सिंधु के तट पर बसे ये लोग सितारों से बातें कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर का हर राज गंगा के मैदानों की मिट्टी में दबा पड़ा है, बस हाथ बढ़ाकर छूने की देर है। ये विरासत खत्म नहीं हुई, ये तो अभी जाग रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।